फिल्म के शुरुआत में हमें कैसी और उसके दोस्त दिखाए जाते जो कैसी के कुत्ते स्कॉट के साथ खेल रहे होते। तभी वहाँ पर एक चोर एक बूढ़ी औरत का पर्स छीनकर भागने लग जाता है। जो जब कैसी देखती है तो वो अपने कुत्ते स्कॉट को उसे पकड़ने के लिए कहती है और स्कॉट तुरंत ही उस चोर को पकड़ भी लेता है, जिससे हमें जानने को मिलता है कि स्कॉट असल में एक पुलिस का कुत्ता है पर कैसी से उसकी अच्छी दोस्त है। इसलिए ऑफिसर उस कुत्ते को हफ्ते में एक दिन के लिए कैसी के पास छोड़ देते। अब क्योंकि स्कॉट काफी दिन से किसी लंबी छुट्टी पर नहीं गया, इसलिए ऑफिसर उसे पूरे एक हफ्ते की छुट्टी देने का फैसला करते हैं, जिस दौरान वो कैसी के पास ही रहेगा। और इस बात से कैसी भी काफी खुश होती है। दरअसल कैसी और उसका परिवार कुछ ही समय पहले इस जगह पर रहने के लिए आए हैं, जिसका नाम हार्बर सिटी है। अब इसके बाद कैसी अपने पिता पॉल को खाना देने के लिए जाती है, जो एक बैंक में बैंक मैनेजर है। यहाँ कैसी की मुलाकात लुइस से होती है, जो पेशे से एक वेट यानी कि जानवरों की डॉक्टर है, जो इस बैंक की एक ग्राहक भी है। अब इसके बाद कैसी एक चर्च की तरफ जाती है, जहाँ वो क्लिंट और ब्रैंडी नाम के दो लोगों को देखती है, जो जल्दी में वहाँ से चले जाते हैं। इसलिए अब कैसी चर्च के प्रीस्ट पैस्टर बेली से इन दोनों के बारे में पूछती है, जिस पर पैस्टर बेली बताते हैं कि ये दोनों चर्च देखने के लिए आए थे, जो असल में एक बहाना था, क्योंकि पैस्टर बेली के मुताबिक वो दोनों भी यहाँ जॉन गैरिसन के खजाने का पता लगाने के लिए आए हुए थे, जिसकी कहानी शहर में सभी को पता है। पर क्योंकि कैसी नहीं थी, इसलिए वो पैस्टर बेली से उस खजाने के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि साल 1885 में हेबर के एक बैंक से जॉन गैरिसन नाम के आदमी ने बैंक से काफी सारा सोना लूटा था, लेकिन जल्दी उसके बारे में पुलिस को पता लग गया और वो पुलिस से बचने के लिए ट्रेन स्टेशन से होते पास ही पहाड़ी पर चला गया, जहां पुलिस और उसके बीच काफी गोलीबारी हुई और जॉन गैरिसन बुरी तरह से घायल हो गया। लेकिन पुलिस को आज तक ना तो उसकी लाश मिली और ना ही वो सोना। पर लोगों का मानना है कि वो सोना जॉन ने कहीं ना कहीं छिपा दिया था, जो आज भी शहर में कहीं मौजूद है। पर कई लोगों की लाख कोशिशों के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसलिए पैस्टर बेली क्लिंट और ब्रैंडी को उन्हीं पागलों में से एक मान रहे थे, जो इस खजाने की तलाशी में आए हुए। आप पैस्टर बेली की इस बात पर कैसे उनसे सवाल करती है कि आखिर इन सब का इस चर्च से क्या लेना देना है, जिस पर वो बताते हैं कि सोना चुराने और मारे जाने के बीच में जॉन गैरिसन इस चर्च में रोज आया करता था, जिसने पैस्टर बेली के परदादा जी को एक घड़ी सौंपी थी, जो अब पैस्टर बेली के पास है। और लोगों का मानना है इस घड़ी में उन्हें खजाने का कोई सबूत मिलेगा। मतलब कि क्लिंट और ब्रैंडी इसी घड़ी के लिए आए थे, पर वो उनके हाथ नहीं लगी। आप पैस्टर बेली कैसी की विनती करने पर वो घड़ी उसे कुछ दिनों के लिए दे देते, क्योंकि कैसी उसे अपने पिता को दिखाना चाहती थी। हालांकि जब वो चर्च से बाहर निकलती तो क्लिंट और ब्रैंडी गाड़ी से उसका पीछा करने की कोशिश करते, जिन्हें अपने पीछे आता देख कैसी एक जगह छिप जाती है। लेकिन यहाँ क्लिंट ब्रैंडी से कहता है कि वो उस घड़ी को हासिल करके रहेगा, क्योंकि ये शहर बहुत छोटा है, जहाँ कैसी के घर का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए वो लोग अभी के लिए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें कैसी का घर दिखाया जाता है, जहाँ हम कैसी की बहन ईस्टर को भी देखते हैं। और फिर कैसी पॉल को उस घड़ी और जॉन गैरिसन के खजाने के बारे में बताती है, क्योंकि कैसी को भी यही लग रहा था कि इस घड़ी में खजाने का कोई ना कोई सुराग जरूर होगा, जिसके जरिए उस खजाने तक पहुंचा जा सकता है। पर इस पर पॉल उससे कहता है कि ये कहानी के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम इन सब पर ज्यादा ध्यान ना दो। अब इसके बाद कैसी अपने दोस्तों के साथ पैस्टर बेली के कम्युनिटी सेंटर के कामों में उनकी मदद करवाने के लिए जाती है, जहां उसे पता चलता है कि इस शहर के मेयर इस कम्युनिटी सेंटर को बंद करवाने वाले, क्योंकि उनके पास इतना फंड नहीं है कि इस कम्युनिटी सेंटर को चलाया जा सके। जो बाहर जानकर कैसी थोड़ी सी निराश हो जाती है, क्योंकि वो चाहकर भी पैस्टर बेली की कोई मदद नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ पॉल लुइस से मिलने के बहाने स्कॉट के साथ उसका चेकअप करवाने लुइस के क्लिनिक पहुंच जाता है। और इसी बीच हम क्लिंट और ब्रैंडी को देखते हैं, जिन्होंने कैसी का घर आखिर ढूंढ ही लिया होता है। और क्योंकि घर पर कोई भी नहीं होता, इसलिए ये दोनों चुपके से घर के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि वो उस घड़ी को चुराना चाहते थे। अब जब दोनों उस घड़ी को घर में चारों तरफ तलाश कर ही रहे थे कि तभी घर में कैसी आ जाती है, इसलिए अब वो दोनों वहीं छिप जाते हैं। पर क्लिंट अब भी उस घड़ी को लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैसी के वहाँ मौजूद होने के कारण वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। अब इसी बीच स्कॉट के साथ वहाँ पॉल भी आ जाता है, और क्योंकि स्कॉट एक पुलिस कुत्ता है, इसलिए उसे घर के अंदर किसी के होने का पता चल जाता है। लेकिन इससे पहले स्कॉट अंदर पहुंच जाता है, और तब तक क्लिंट और ब्रैंडी वहाँ से निकल चुके थे। हालांकि स्कॉट की मदद से कैसी और पॉल को पता चल जाता है कि कोई घर में घुसा था, पर घर से कोई भी सामान गायब नहीं था। इसलिए पुलिस ऑफिसर को ये बच्चों की शरारत लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं कैसी को ये एहसास हो जाता है कि ये काम उन्हीं दोनों लोगों का है, जो उसका इस घड़ी के लिए पीछा कर रहे थे। लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता, क्योंकि जॉन गैरिसन की कहानी को यहाँ सभी लोग काल्पनिक मानते हैं।
इसलिए अब पॉल कैसी से ये घड़ी पैसाबेली को वापस करके आने के लिए कहता है, जिसके बाद वहाँ कैसी के दोस्त आ जाते हैं जिनके साथ वो खेलने के लिए चली जाती है। फिर वो अपने दोस्तों से उस घड़ी के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी रेचल और कोल को एक तरकीब आती है जो अब उस घड़ी को स्कॉट को सूंघने के लिए देते हैं। फिर वो ईथन से उस घड़ी के साथ कहीं दूर जाकर छिपने के लिए कहते हैं ताकि वो देख सके कि स्कॉट उस घड़ी को ढूंढ पाता है या नहीं। इसलिए अब ईथन कहीं दूर जाकर घड़ी के साथ छिप जाता है, जिसके बाद स्कॉट बहुत ही आसानी से उसे ढूंढ निकालता है। हालांकि पॉल ने कैसी को ये घड़ी वापस लौटाने के लिए कहा था, इसलिए कैसी वो घड़ी पैसाबेली को लौटा देती है, जहां उसे ऐसा करते हुए क्लिंट और ब्रैंडी देख रहे होते हैं। अब अगले दिन जब कैसी अपने दोस्तों के साथ पेस्टर से मिलने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उनके यहाँ किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी और अब वो घड़ी गायब है, जिस बात से कैसी समझ जाती है कि ये काम क्लिंट और ब्रैंडी का ही है, जो बात वो पुलिस और पैस्टाबेली को भी बताती है। लेकिन वो लोग उसकी बातों को बचकाना समझकर नजरअंदाज कर देते। उसी वक्त फिर ईथन को याद आता है कि स्कॉट की मदद से वो लोग उस घड़ी को ढूंढ सकते हैं, इसलिए वो लोग स्कॉट से घड़ी को ढूंढ निकालने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो घड़ी को पहले से ही सुनकर पहचान चुका था। इसलिए वो तुरंत आगे आगे भागने लगता है, जिसका पीछा ये लोग करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्लिंट और ब्रैंडी को देखते हैं, जिनके पास अब वो घड़ी थी। इसलिए क्लिंट खजाने तक पहुंचने का सुरंग ढूंढने के लिए उस घड़ी के पीछे के हिस्से को खोलता है, जहां एक कंपास था और उस कंपास में क्लिंट को HVRR लिखा दिखाई देता है, जिसका मतलब क्लिंट समझ जाता है जो हाबर वैली रेल रोड होता है। इसी बीच स्कॉट कैसी और बाकी सभी को लेकर यहाँ पहुंच जाता है, जहाँ क्लिंट और ब्रैंडी को देख कैसी कहती कि उसका शक सही निकला। इसलिए अब ये बच्चे छिपकर क्लिंट के घड़ी का पीछा करने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो सब इन दोनों के जरिए उस खजाने तक पहुंचना चाहते थे। और इधर क्लिंट भी हैबर वाली रेल रोड की तरफ आगे बढ़ता है, जहां पहुंचकर क्लिंट और ब्रैंडी को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे वो लोग खुश होकर वहां से चले जाते। साथ ही वो उस घड़ी को भी वहीं फेंक देते, जिन्हें छुपकर कैसी और बाकी सभी देख रहे होते। और अब उन दोनों के जाने के बाद कैसी सबसे पहले उस घड़ी को उठा लेती है। फिर वो लोग उसी जगह पहुंच जाते जहां पहले क्लिंट और ब्रैंडी खड़े हुए थे, और उस जगह पर एक दराज से इन बच्चों को एक पहेली मिलती है, जिसे हल करने पर इन्हें ओल्ड मेन स्ट्रीट का नाम मिलता है, जहां करीब 100 साल पुरानी एक बस्ती मौजूद है और वहां कोई भी नहीं रहता। लेकिन ये लोग वहां से जाने से पहले उनमें से एक लड़के के घर जाते हैं, जहां पहुंचकर वो लड़का कैसी से कहता है कि वो कैसी को रेडियो के जरिए गाइड करता रहेगा। इसलिए अब कैथी, ईथन, कोल और रेचल साथ में ओल्ड मेन स्ट्रीट की उस बस्ती में पहुंच जाते हैं, जहां स्कॉट की मदद से ये लोग एक खाली घर में प्रवेश करते हैं। अब वहां पहुंचकर इन्हें एक बंद गाड़ी दिखाई देती है, जिसकी कांटों को कैसी 6:31 पर सेट कर देती है, क्योंकि जॉन गैरिसन की घड़ी भी इसी समय पर रुकी थी, पर इससे कुछ भी नहीं होता। तभी कैसी को घड़ी के नीचे एक दरवाजे पर एक काली जगह दिखाई देती है, जिसमें घड़ी को लगाकर घुमाने पर वो दरवाजा खुल जाता है। और अब वो लोग देखते हैं कि उसके अंदर किसी तरह की मशीन और एक नंबरों वाला टाइपराइटर मौजूद है, जिसके बारे में ईथन अपने रेडियो पर अपने बाकी दोस्तों को बताता है। पर उनके रेडियो के सिग्नल को क्लिंट और ब्रैंडी का रेडियो भी पकड़ रहा था, जो दोनों भी यहाँ पहुंच चुके थे। अब क्योंकि उन दोनों को कुछ पता नहीं होता, इसलिए दोनों चुपचाप इन बच्चों की बातें सुनने लगते। इधर मशीन जो चल रही होती है, उसके रुकते ही इन्हें एक अजीब सी पहेली दिखाई देती है, जिसमें पूछा गया था कि अगर 2 पिता और 2 बेटे नाश्ते में एक अंडे खाते तो वो कुल मिलाकर कितने अंडे खा लेंगे। जिसका जवाब कैसी जानती थी कि ये सीधा तो नहीं हो सकता, इसलिए वो सोचने लगती है। लेकिन रेचल उसे 3 नंबर दबाने के लिए कहती है, क्योंकि सिर्फ 3 लोग ही नाश्ता करने गए थे, जहाँ एक तो खुद बेटा, दूसरा उसका पिता और तीसरा पहले का दादा और दूसरे के पिता। इस तरह से तीसरे के लिए दोनों बेटे थे और रिश्ते के हिसाब से यहाँ 2 पिता भी मौजूद थे, इसलिए जवाब सही निकलता है। जिस वजह से इनके सामने अब दूसरा सवाल आता है। हालांकि हर एक सवाल के साथ इसका दरवाजा बंद होता जा रहा था। अब दूसरे सवाल में इन्हें ये बताना था कि साल में किन महीनों में 28 दिन होते हैं, जिसके जवाब में कैसी 12 नंबर दबाती है, क्योंकि सभी महीनों में 28 दिन होते हैं। ये अलग बात है कि वो 30, 31, 28 या 29 दिनों पर खत्म हो। फिर इसके बाद अगले सवाल में इन्हें बताना था कि 30 में से 6 कितनी बार घटाया जाए कि वो 30 ना रहे, जिसके जवाब में कैसी 1 दबाती है, क्योंकि एक बार ही 30 में से 6 घटाने पर वो 30 नहीं रह जाएगा। अब इन तीनों सवालों के बाद इनके सामने एक आखिरी पहेली आती है, पर उसे पढ़ते ही इस मशीन का दरवाजा पूरी तरह से लॉक हो जाता है, जिससे इन्हें लगता है कि इन लोगों से कोई गलती हो गई है। लेकिन अब रेडियो के जरिए इनका एक दोस्त इन्हें बताता है कि जो आखिरी पहेली इन्हें मिली है वो असल में उस खजाने की सही लोकेशन है।
इसलिए अब उस पहेली को हल करके ये लोग तुरंत उस जगह पहुंच जाते जहाँ पर इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ से जॉन गैरिसन हमेशा के लिए अपने सोने के साथ कहीं गायब हो गया था। जो बात जैसी कैसी को याद आती है तो तभी इतन थोड़ा आगे बढ़ती है, गड्ढे में गिर पड़ता है जिसमें पानी का एक छोटा सा तालाब होता है, जिसके कारण उसका रेडियो खराब हो जाता है। अब ईथन को सही सलामत देकर बाकी लोग भी स्कॉट को वहीं छोड़कर नीचे उतर जाते हैं, जहां इन्हें जॉन गैरिसन की लाश मिलती है जो अब तक कंकाल बन चुकी थी। लेकिन उस कंकाल के बगल उसके द्वारा लिखी एक चिट्ठी कैसी को मिलती है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि सारा सोना जॉन ने इसी तालाब के अंदर छिपाया हुआ है। इसीलिए अब ये सभी बच्चे उस सोने के बक्से को पानी के अंदर से निकाल लाते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पर क्लिंट और ब्रैंडी पहुंच चुके थे, जिन्होंने स्कॉट को धोखे से पकड़कर बंदी बना दिया था और साथ ही वो लोग उस सोने के भरे बक्से को भी लेकर चले जाते। अब क्योंकि उन्होंने रस्सी को भी नीचे फेंक दिया था, इस वजह से सभी नीचे ही फंस गए थे। इसलिए अब कैसी स्कॉट को उनकी मदद करने के लिए कहती है। जिसी दौरान दूसरी तरफ वो सभी बच्चे जो उन लोगों के घर से मदद कर रहे थे, उनकी माँ को जब इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत कैसी के पिता पॉल को फोन करके इस बारे में बताते हैं, जो ईस्टर और ल्यूइस के साथ था। इसलिए वो तीनों ही कैसी की तलाश में निकल जाते। इधर स्कॉट खुद को छुड़ाकर एक रस्सी के जरिए इन सभी को बाहर निकालता है। फिर ये सभी मिलकर उन चोरों का पीछा करने लगते, जिनकी गाड़ी स्टेशन के करीब पहुंचकर खराब हो जाती है। इसलिए वो दोनों उस सोने के बक्से के साथ वहाँ से गुजर रही एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं, ताकि वो शहर से जल्द निकल सके। जिन्हें ट्रेन पर चढ़ता देख सभी बच्चे भी इनके पीछे ट्रेन पर किसी तरह चढ़ जाते, पर ट्रेन तेज होने की वजह से स्कॉट नहीं चढ़ पाता। हालांकि ये लोग उन चोरों को रोकने के लिए आगे बढ़ते, जिस दौरान पॉल भी उसे ट्रेन के करीब से गुजर रहा होता है, जहां अब ईस्टर की नजर ट्रेन के अंदर मौजूद कैसी और उसके दोस्तों पर पड़ती है, जिस वजह से ये लोग भी अब ट्रेन का पीछा करने लगते। वहीं ट्रेन में कोल क्लिंट और ब्रैंडी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और कैसी उस सोने को एक एक करके चलते ट्रेन के बाहर फेंकने लगती है। साथ ही स्कॉट भी भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहीं ट्रेन पर क्लिंट और ब्रैंडी आखिरकार कोल और बाकी सभी को पकड़ लेते, पर क्योंकि कैसी ने आधा सोना बाहर फेंक दिया था और ट्रेन भी रुक चुकी थी, इसलिए दोनों चुपचाप बचे हुए सोने के साथ निकलने की कोशिश करते। लेकिन तब तक वहाँ स्कॉट पुलिस के साथ पहुंच चुका था, जो क्लिंट और ब्रैंडी को पकड़ लेते। जिसी बीच वहाँ पॉल भी पहुंच जाता है। लेकिन जब उसे सारी बात पता चलती है तो उसे अपने बेटी पर गर्व होता है, जिसके बाद मेयर इस खोए हुए सोने को ढूंढने के लिए इन बच्चों की काफी तारीफ करता है। और फिर कैसी की विनती करने पर वो चर्च के कम्युनिटी सेंटर को कभी भी बंद ना करने का फैसला लेते, जिससे पैस्टर बिली काफी खुश हो जाते। अब मूवी के आखिरी सीन में कैसी को पता चलता है कि कोल ने उस सोने में से एक बार निकाल ली थी, जिस बारे में उसने कैसी को पहले ही बता दिया था। और फिर उन दोनों की हंसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।